हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अक्षिता क्लासेस। आज हम गुणसूत्र के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, जिससे आपकी एक ही क्लास में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। गुणसूत्र गुणसूत्र क्या होते हैं, सबसे पहले ये देखेंगे। तो गुणसूत्र कोशिका के केंद्रक में या न्यूक्लियस में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचनाएं होती हैं। यानी ये गुणसूत्र जो होते हैं, जो ये सेल है, इसके अंदर केंद्रक और केंद्रक के अंदर पाई जाने वाली ये जो धागे नुमा संरचनाएं होती है, वह क्या कहलाती है? गुणसूत्र कहलाती हैं। ये डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं तथा इनमें जीन उपस्थित होते हैं जो माता पिता से संतान में आनुवंशिक लक्षणों का संचरण करते हैं। तो ये क्या है? गुणसूत्र हैं, जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं? कोशिका के केंद्रक में पाई जाने वाली धागे नुमा संरचनाएं होती है और डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे गुणसूत्र होते क्या है। तो डीएनए, सबसे पहले हम देखें कि डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, डीएनए की द्विकुंडलित संरचना होती है और फिर वो मिलके, वो जो है, हमने देखा था कि डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिल रहे थे। अब जो डीएनए था, डीएनए की जो ये डबल कुंडलित संरचना है, ये हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन करती है। यानी ये जो नीले ब्लू कलर का दिख रहा है, ये डीएनए है और ये येलो वाली हिस्टोन है। ये दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम का निर्माण करते हैं और न्यूक्लियोसोम बहुत सारे इकट्ठे हो करके क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं, जो कि 30 नैनोमीटर मोटी होती हैं। अब ये क्रोमेटिन फाइबर जो है वह डोमेन लूप बनाते हैं, जैसे गुच्छे की फॉर्म में कन्वर्ट हो करके बना एक संरचना बनाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? हम गुणसूत्र कहते हैं। तो समझ में आया गुणसूत्र का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले डीएनए और डीएनए के अंदर हिस्टोन प्रोटीन मिल करके न्यूक्लियोसोम बनाते हैं, इन्हें क्रोमेटिन फाइबर कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन फाइबर लूप नुमा संरचना का फॉर्मेशन करते हैं और बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं, जिसे क्या कहते हैं? गुणसूत्र कहते हैं। और समझ लेते हैं हम। देखो, जैसे कि ये डीएनए हमारा डबल कुंडलित डीएनए है। अब जीन क्या होता है? जीन जो है डीएनए का ही एक पार्ट होता है, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए भी जिसे कहा जाता है। तो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट जो है वह जीन कहलाता है। अब बहुत सारे जीन जीन मिल करके डीएनए, और डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन, ये जो कलरफुल दिख रहे हैं, क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है, जो कि ऑक्टामर यानी 8 हिस्टोन प्रोटीन मिलते हैं। ठीक है, 4 डबल डबल करते हैं तो 8 बन जाते हैं। और डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन के साथ मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाता है और ये न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके क्रोमेटिन जाल बनाते हैं, क्रोमेटिन तंतु कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन तंतु बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं और क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार जीन से डीएनए, डीएनए से न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम से क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले गुणसूत्र की खोज करी किसने थी। तो 1879 में वॉल्डेयर फ्लेमिंग ने कोशिका विभाजन का अध्ययन करते हुए पहली बार गुणसूत्रों को स्पष्ट वर्णन किया था। 1888 में हॉनरिक वेल्मेम वाल्डियर ने इनके लिए गुणसूत्र शब्द दिया। तो गुणसूत्र शब्द वाल्डियर ने दिया था। इसके बाद थॉमस हंट मॉर्गन ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि जीन गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। यानी इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने बताया कि जीन जो है वह गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। और इधर शॉर्ट फॉर्म में हम देखते हैं, जैसे गुणसूत्र को सबसे पहले देखा किसने है? हाफमिस्टर ने देखा है, ट्रैकेंशिया प्लांट में देखा है। इसकी खोज किसने करी है? तो स्ट्रासबर्गर ने गुणसूत्र की खोज करी है और गुणसूत्र शब्द जो है वो वाल्डेयर ने दिया है। गुणसूत्र का अभिरंजक किससे करते हैं हम? एसिटोकार्मीन वर्णक है, उससे गुणसूत्र को क्या करते हैं? अभिरंजित करते हैं, यानी कलर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, ये 2 पॉइंट और है कि सबसे छोटे गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं। तो कवक जो है उनमें सबसे छोटे गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि सबसे बड़े गुणसूत्र की बात करें तो ट्रिलियम प्लांट में सबसे बड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो ये हमने खोज और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लिए।
नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर्वाधिक गुणसूत्र संख्या। सर्वाधिक गुणसूत्र संख्या की बात करें तो प्लांट में ओफियोग्लोसम रेटिकुलम में है, जो कि 1262 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और जंतु की बात करें तो जंतु में एल्यूकेना एनिमल के अंदर सबसे ज़्यादा गुणसूत्र होते हैं, 1600 गुणसूत्र। इसके बाद हम नेक्स्ट देखें कि न्यूनतम गुणसूत्र संख्या। जो प्लांट की बात करें तो म्यूकर हेमेलिस, जिसमें 2 गुणसूत्र है। और जंतु की बात करें तो एस्केरिस, एस्केरिस में भी 2 गुणसूत्र पाए देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं गुणसूत्र की संरचना। तो गुणसूत्र जो है हमने पहले भी देख लिया था। गुणसूत्र की संरचना, गुणसूत्र जो है वह डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। कोशिका विभाजन के समय एक गुणसूत्र सामान्यतः 2 सिस्टर क्रोमेटिड का बना होता है। यानी कि एक गुणसूत्र, जैसे कोशिका विभाजन का समय होता है तो एक गुणसूत्र, ये एक गुणसूत्र होता है, ये पूरा क्या है, एक गुणसूत्र है। ये जो है वह 2 सिस्टर क्रोमेटिड, यानी ये एक क्रोमेटिड है और इसकी ये दूसरा एक क्रोमेटिड है। यानी एक गुणसूत्र में 2 क्रोमेटिड होते हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं, उसका बना होता है। दोनों क्रोमेटिड जो है सेंट्रोमियर द्वारा जुड़े होते हैं। यानी ये दोनों क्रोमेटिड यहाँ पर सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। सेंट्रोमियर पर काइनेटोकोर होता है, जो कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल तंतु से जुड़ते हैं। यानी इसके ऊपर एक संरचना और होती है जिसे काइनेटोकोर कहते हैं, जो कि जब कोशिका विभाजन होता है तो स्पिंडल तंतु से जोड़ने का काम करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि गुणसूत्र के दोनों सिरों पर टीलोमियर होते हैं, जो गुणसूत्र की सुरक्षा करते हैं। ये दोनों सिरों पर क्या होते हैं, टीलोमियर पाए जाते हैं, जो गुणसूत्र की क्या करते हैं, सुरक्षा करते हैं। और इसकी संरचना को हम डीप में पढ़ते हैं। जैसे क्रोमेटिड क्या होते हैं, सबसे पहले इसमें क्या होता है क्रोमेटिड। तो क्रोमेटिड गुणसूत्र की 2 समान भुजाएं होती है। गुणसूत्र की 2 समान भुजाएं क्या कहलाती है, क्रोमेटिड कहलाती हैं। ठीक है। सेंट्रोमियर क्या होता है, दोनों क्रोमेटिड को जोड़ने वाला भाग, यहाँ से और यहाँ जो जोड़ने वाला भाग होता है वह सेंट्रोमियर कहलाता है। काइनेटोकोर सेंट्रोमियर पर स्थित संरचना जो स्पंडल तंतु से जुड़ती है। टीलोमियर दोनों गुणसूत्रों के सिरों पर स्थित सुरक्षा कवच होता है, जो टीलोमियर कहलाता है। 5वां पॉइंट है कि डीएनए आनुवांशिक जानकारी का वाहक होता है। जो डीएनए होता है उसमें आनुवांशिक जीन्स पाए जाते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाते हैं। इसके बाद हिस्टोन प्रोटीन डीएनए को लपेट कर व्यवस्थित रखने का कार्य करती है। और जीन क्या होते हैं, डीएनए का वह भाग जो किसी विशेष लक्षण को नियंत्रित करता है। तो हमने क्या क्या देख लिया कि क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड होते हैं, सेंट्रोमियर होता है, काइनेटोकोर होता है, टीलोमियर होता है। इसके अलावा इसकी जो झिल्ली होती है, क्रोमोसोम की जो झिल्ली होती है उसको हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेलिकल। इसको हम पेलिकल कहते हैं, जो कि गुणसूत्र की जो प्रोटीन का आवरण होता है उसको पेलिकल कहते हैं। इसके बाद है गुणसूत्र के अंदर जो है, इन भुजाओं के अंदर जो खनिज लवण और जल पाया जाता है उसे मैट्रिक्स कहा जाता है। तो ये हमने गुणसूत्र की संरचना के बारे में देख लिया। इसके बाद हम देखते हैं जो गुणसूत्रों की आकृति यानी जो संरचना की स्टडी करते हैं, सबसे बेस्ट फेज होती है मेटाफेज अवस्था में सबसे अच्छे गुणसूत्र हमें दिखाई देते हैं। इसी अवस्था में हम गुणसूत्रों का अध्ययन यानी कैरियोटाइप किया जाता है। तो गुणसूत्रों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मेटाफेज स्टेज में किया जाता है। उसकी संरचना का अध्ययन भी मेटाफेज में किया जाता है, क्योंकि मेटाफेज स्टेज में गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं और मोटे और संघनित दिखाई देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, गुणसूत्र की आकृतियों का अध्ययन करते हैं हम एनाफेज में। यानी कि मेटाफेज में तो उसकी संरचना का अध्ययन करते हैं, जबकि आकृतियों का अध्ययन हम एनाफेज में करते हैं। तो गुण सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर गुणसूत्र जो है 4 प्रकार के हो सकते हैं, 4 प्रकार की इनकी आकृतियाँ हो सकती है। फर्स्ट है मध्य केंद्रित यानी मेटासेंट्रिक। ये क्या होता है, जब सेंट्रोमियर बीच में होता है तो दोनों भुजाएं पी और क्यू लगभग समान लंबाई की होती है। विभाजन के समय वी आकार का दिखाई देता है। यानी इसमें क्या कहा गया है कि जब सेंट्रोमियर क्या हो,
बीच में होता है तो ये पी आर्म होती है छोटी वाली, और ये बड़ी वाली क्यू आर्म होती है, लगभग सेम आकार की होगी क्योंकि बीच में है। लेकिन जब विभाजन होता है तो ये क्या होगा, बीच में से यहाँ से पकड़ के ही खींचेगा तर्कतंतु, तो ये हमें कैसे दिखाई देते हैं, वी आकार के दिखाई देते हैं। दूसरे प्रकार के आते हैं सब मेटासेंट्रिक या उपमध्य केंद्रित। इसमें क्या होता है कि सेंट्रोमियर बीच से हटकर थोड़ा होता है, इसमें एक छोटी भुजा और दूसरी लंबी भुजा होती है, विभाजन के समय एल आकार का दिखाई देता है। यानी ये जो है बीच, पहले यहाँ पे बीच में था, अब बीच में से हट करके थोड़ा साइड में सेंट्रोमियर होता है, तो एक भुजा देखो लंबी हो गई और एक छोटी हो गई। जब विभाजन होता है तो सेंट्रोमियर यहाँ से पकड़ के खींचेगा तर्कतंतु, तो ये हमें कैसे दिखाई देंगे, एल आकार के दिखाई देते हैं। तो इनकी आकृतियाँ कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे मेटासेंट्रिक कौन से आकार का होता है, वी आकार का होता है। सब मेटासेंट्रिक जो है वह एल आकार का होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्रोसेंट्रिक। एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, सेंट्रोमियर एक सिरे के बिल्कुल पास में होता है, एक भुजा बहुत छोटी होती है और दूसरी भुजा बहुत लंबी होती है। विभाजन के समय ये जे आकार का हमें दिखाई देता है। यानी कि जब इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा एक सिरे के पास में हो जाता है तो एक भुजा में बहुत सी छोटी सी दिखाई देती है और दूसरी भुजा बहुत बड़ी दिखाई देती है। जब यहाँ से हम इसको पकड़ के खींचते हैं तो ये हमें ऐसे दिखाई देता है, यानी एक भुजा छोटी सी रही तो हमें जे आकार का दिखाई देता है। नेक्स्ट आता है फोर्थ नंबर टीलोसेंट्रिक। सेंट्रोमियर जो होता है इसके बिल्कुल सिरे पर होता है, गुणसूत्र की केवल एक ही भुजा दिखाई देता है। टील का मतलब क्या हुआ, एंड पोर्शन पे सेंट्रोमियर रहता है तो इसमें एक ही भुजा में दिखाई देती हैं। विभाजन के समय ये हमें आई आकार का दिखाई देता है। मनुष्य में टीलोसेंट्रिक गुणसूत्र नहीं पाए जाते हैं। ये चारों प्रकार के गुणसूत्र हमने देख लिए सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है, कौन से गुणसूत्र है जो मानव में लिंग का निर्धारण करते हैं। फर्स्ट आता है मनुष्य में लिंग निर्धारण एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है। कैसा होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है। मनुष्य में कुल 46 गुणसूत्र यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें 22 जोड़े जो है ऑटोसोम यानी देही गुणसूत्र कहलाते हैं, और एक जोड़ा जो होता है वह क्या कहलाता है, लैंगिक गुणसूत्र या सेक्स क्रोमोसोम कहलाता है, जो कि कौन सा प्रकार का होता है, एक्स एक्स और एक्स वाई प्रकार का होता है। हम देखते हैं जैसे पुरुष के अंदर लैंगिक गुणसूत्र जो होते हैं वह एक्स वाई होता है, और महिला की बात करें तो महिला में होता है एक्स एक्स। तो पुरुष में दो प्रकार का शुक्राणु बनता है, क्योंकि इसमें दोनों अलग अलग विषम युग्मजीय है। तो 22 जोड़े तो कौन से थे, 22, क्योंकि 22 तो कौन से थे, ऑटोसोम वाले थे, और एक एक्स मिलेगा, फिर 22 ऑटोसोम और एक वाई मिलेगा। तो कुल यहाँ पे कितने क्रोमोसोम हो गए, 22 और एक 23, और 23 यानी 46 क्रोमोसोम हो गए। ठीक है। इसी प्रकार महिला की बात करें तो महिला में क्या होता है, एक्स एक्स गुणसूत्र एक ही प्रकार का अंडाणु बनाएगी। तो इसमें क्या होगा, 22 प्लस एक्स, दूसरा भी 22 प्लस एक्स होगा, ये भी 22 प्लस एक्स हो गया, और ये वाला 22 प्लस एक्स, तो 22 23 हो गए, और 23 यानी इसमें भी कितने हो गए, 46 गुणसूत्र। यानी एक मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, तो देखो कैसे होगा, यानी कि फीमेल में, महिला में क्या होता है, एक्स क्रोमोसोम आएगा इधर से, ठीक है, और इधर से एक्स आएगा। जैसे ही दोनों एक्स एक्स मिलते हैं तो एक्स एक्स किस में होते हैं, महिला में, तो क्या होगा, लड़की होगी। लेकिन जैसे ही इधर से वाई आ गया और इधर से तो दूसरा भी एक्स ही है, तो चाहे ऊपर वाला आ जाए चाहे नीचे वाला एक्स आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। वाई इधर से आ गया शुक्राणु के फॉर्म में और एक्स क्रोमोसोम, तो एक्स वाई फॉर्म किसका होता है, पुरुष का होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, लड़का। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ विशेष प्रकार के गुणसूत्र और उनकी संरचनाएं कैसी होती है। पहला है लैम्ब्रस गुणसूत्र, लैम्ब्रस क्रोमोसोम। ये किसमें देखने को मिलता है, सबसे पहले ये उभयचर एवं पक्षियों के अंडाणुओं में पाए जाते हैं। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, जो कि एक ब्रश जैसी संरचना को देखने को मिलती है, और साइड में पार्श्व लूप निकली होती है। इनका कार्य क्या है, लैम्ब्रस क्रोमोसोम जो है आरएनए का तीव्र संश्लेषण करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम क्या होता है कि यह जो है डीएनए की बहुत, जब सेल डिवीजन क्या हो जाए, सेल डिवीजन नहीं हो, बार बार सेल डिवीजन तो होता रहे लेकिन क्या हो, यहाँ पर सेपरेशन नहीं हो, तो क्रोमोसोम क्या होता है, बहुत बड़ा लार्ज साइज का हमें दिखाई देने लगता है, बहुत विशाल हो जाता है, तो उसे बोलते हैं पॉलीटीन क्रोमोसोम। ये किस में देखने को मिला था, सबसे पहले ये कीटों में, यानी फल मक्खी की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है वह कीटों की लार ग्रंथियों में पाए जाते हैं। इनमें जो होते हैं हल्के और गहरे बैंड दिखाई देते हैं, यानी ये गहरे और हल्के बैंड दिखाई देते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, बाल बियनी रिंग कहा जाता है। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करवाना। नेक्स्ट है हमारा बी क्रोमोसोम। बी क्रोमोसोम जिसे हम सुपर न्यूमेरी क्रोमोसोम भी कहा जाता है, सामान्य गुणसूत्रों के अतिरिक्त पाए जाने वाले गुणसूत्र होते हैं। ये सभी जीवों में नहीं पाए जाते हैं। इनका वंशागति में विशेष योगदान नहीं होता है, यानी सामान्य गुणसूत्र हो गए ये वाले, लेकिन ये बी क्रोमोसोम कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। अब हम देखेंगे न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल। न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल की बात करें तो हमारा जो गुणसूत्र होता है वह 90% तो डीएनए और स्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है, और 10% जो है वह आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन का बना होता है। डीएनए और स्टोन प्रोटीन का बनने वाला जो संरचना होती है वह गुणसूत्र होता है। इसमें कैसे फॉर्म होता है, डीएनए जो होता है वह नेगेटिव होता है और स्टोन जो होता है हमारा पॉजिटिव होता है। अब बात करें स्टोन प्रोटीन जो है वह कितने प्रकार की होती है, हमारी 5 प्रकार की होती है, H1, H2A, H2B, H3 और H4। अब देखिए तो ये जो है अष्टक की फॉर्म बना लेते हैं, जैसे H1, H2A, H2B, H3, H4 जो है ये क्या करते हैं, चारों मिलकर के डबल डबल संरचना बनाएंगे, दो 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 बना लेंगे, मतलब एक अष्टक का फॉर्मेशन कर लेंगे। और H1 जो है वह बाहर की साइड इन्हें बांधने का काम करता है। और फिर क्या होता है कि ये डीएनए जो है इस न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्या होता है, स्टोन के ऊपर चारों ओर 3/4 कुंडलन बनाकर लिपट जाता है और एक पैकेजिंग फॉर्म बना लेता है, जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसोम मॉडल कहा जाता है। दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है वह लिंकर डीएनए कहलाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये न्यूक्लियोसोम दिखाया हुआ है और ये जो दो न्यूक्लियोसोम को जोड़ने के लिए जो डीएनए आ रहा है यूज़ में, उसे बोल रहे हैं न्यूक्लियोस लिंकर डीएनए। इस प्रकार बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिल करके एक क्रोमेटिन फाइबर का निर्माण करते हैं, और वह क्रोमेटिन फाइबर बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हो करके गुणसूत्र की संरचना का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रकार से हमने गुणसूत्र को पूरे विस्तार पूर्वक पढ़ लिया है। थैंक यू। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे प्यारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।